नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार, जिसमें हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ रहे थे। अर्थालंकार में हमने उपमा अलंकार को पढ़ लिया था और आज जो है हम रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम रूपक अलंकार। सबसे पहले हम रूपक अलंकार की परिभाषा को जान लेते हैं कि रूपक अलंकार कहते किसे हैं। परिभाषा: जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक बार इसकी परिभाषा को पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे मुख कमल है, इसमें मुख पर कमल का आरोप किया गया है अर्थात मुख को कमल बना दिया गया है। यहाँ पे देखो, एक आपको मैं बात बता देती हूँ कि उपमा में क्या होता है विद्यार्थियों, उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है और उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में उस पर आरोप कर दिया जाता है, मतलब सीधा ही उपमेय को उपमान ही बना दिया जाता है। तो इन तीनों में थोड़ा सा ये फर्क है विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है कि उपमा में तो उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, यानी कि उस पर सीधा आरोप कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि मुख कमल है, इसमें मुख पर कमल का आरोप किया गया है अर्थात मुख को कमल बना दिया गया है। यहाँ पे देखो एक उदाहरण और देखते हैं। चरण सरोज पखारन लागा, यहाँ चरणों यानी कि उपमेय में सरोज यानी कि कमल उपमान का आरोप होने से यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार, यानी कि चरणों को क्या बना दिया गया है, सरोज बना दिया, मतलब कमल बना दिया गया है, उस पर मतलब आरोप कर दिया सीधा है कि चरण जो है कमल ही है। इसमें इसको उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार होता है। और रूपक के जो विद्यार्थियों मुख्यतः तीन भेद माने, पहला है सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक और तीसरा है परंपरित रूपक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सांग रूपक किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, सांग रूपक में क्या होता है कि जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए अर्थात उपमेय का उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए, वहाँ पे क्या होता है, सांग रूपक अलंकार होता है। एक बार देखो विद्यार्थियों, इसको पुनः पढ़ते हैं हम सांग रूपक अलंकार को कि जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए अर्थात उपमेय का उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सांग रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं विद्यार्थियों कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे देखो हर्षे लोचन भृंग में देखो क्या है, इसमें जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे देखो जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। कवि ने उसी दृश्य को यहाँ पे जो है सांग रूपक के द्वारा निरूपित किया है। यहाँ पे देखो मंच किसे बताया गया, उपमेय यहाँ पे क्या है, मंच है, लेकिन उस मंच को उपमान क्या दिया है, उद्यानचल, यानी कि एक पर्वत विशेष है, वो उपमान जो है इसको दिया गया है मंच को। और रघुवर राम जो उपमेय है उसको बाल पतंग, मतलब बाल पतंग, यहाँ पे विद्यार्थियों बात लिख दिया है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, आप कोई बात नहीं, इसको बाल समझना। बाल पतंग यानी कि जो उगता सूर्य है उसके समान जो है इनकी आभा झलकती है, किनकी, राम की। तो यहाँ पे मंच जो उपमेय है उसको उद्याचल पर्वत विशेष का उपमान दे दिया और रघुवर राम को यहाँ पे बाल पतंग सूर्य का जो है उपमान दे दिया। और संत, यहाँ पे जो संत है उसको सरोज कमल, मतलब यहाँ पे जो संत है उनको सरोज कमल का जो है उपमान दे दिया। और लोचन जो नेत्रों को है वो भृंग यानी कि भ्रमर की उपमा यहाँ पे दे दी गई है। एक बार जो है इस उदाहरण को वापस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि ऐसा लग रहा है मानो उद्यानचल पर्वत रूपी जो मंच जो है वो कैसा है, उद्यानचल पर्वत रूपी है, उस पर रघुवर बाल पतंग, और जो रघुवर है भगवान श्री राम है वो सूर्य की भांति जो है दिख रहे हैं। और विकसित संत सरोज सब, यहाँ पे जो विकसित हो रहे हैं कमल, संत जो सारे हैं विकसित कमल के समान दिख रहे हैं। हर्षे लोचन भृंग, मतलब सभी जो नेत्र है वो भ्रमरों की भांति जो है इस सारे जो ये हो रही है प्रक्रिया, इसको
देख रहे हैं, निहार रहे हैं। इनमें जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं और कवि ने उसी दृश्य को सांग रूपक के द्वारा निरूपित किया है। अब विद्यार्थियों इससे आगे देखो, दूसरा आपके है निरंग रूपक। अब निरंग रूपक में क्या है विद्यार्थियों, जब केवल उपमान का आरोप, निरंग रूपक में जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए। पहले तो क्या था, उसमें तो था कि उपमेय और उपमान दोनों को साथ में बताया जा रहा था, लेकिन निरंग रूपक में क्या है, जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए, यानी जहां अंगों का आरोप किए बिना केवल एक ही उपमेय में उसी के अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए, वहां निरंग रूपक होता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों, निरंग रूपक में कि जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए अर्थात अपने उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए, यानी जहां अंगों का आरोप किए बिना केवल एक ही उपमेय में उसी के अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे विद्यार्थियों, जैसे चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे। यहाँ चरणों को कमल बनाया गया है पर कमल के अंगों को चरणों के साथ नहीं बताया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, हरिमुख मृदुल मयंक। यहाँ पे हरिमुख मृदुल मयंक में क्या है विद्यार्थियों, यहाँ मुख को चंद्रमा बनाया गया है और इसमें जो है अन्य अंगों का जो है इसके साथ नहीं बताया गया है। तीसरा आपके है परंपरित रूपक। अब परंपरित रूपक में क्या होता है विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम कि परंपरित में दो रूपक होते हैं। कितने रूपक होते हैं, दो। एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, मतलब एक रूपक का जो कारण होता है या आधार होता है वो दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है, मतलब उससे बंधा हुआ होता है, यानी जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो अथवा एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो, वहां परंपरित रूपक होता है। यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, एक रूपक स्वतंत्र नहीं होता बल्कि दूसरे रूपक से वो जुड़ा हुआ रहता है, उससे बंधा हुआ रहता है, यानी कि एक रूपक कारण होता है, दूसरा उसकी पुष्टि करता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि परंपरित रूपक, परंपरित में दो रूपक होते हैं, एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, मतलब एक रूपक का कारण जो होता है वो उसका जो आधार होता है वो दूसरा रूपक होता है। इसको ध्यान से समझना विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बता क्या रहा है। इसमें देखो परंपरित में दो रूपक होते हैं, बाकी वाले में तो उपमान उपमेय दोनों के साथ, पहले वाले में तो दोनों के बारे में बताया गया था, इसमें सिर्फ क्या होता था, निरंग रूपक में उपमेय को उपमान बनाया जाए, उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए, लेकिन उसमें उपमान के अंगों को उपमेय के साथ बताया जा रहा था सांग रूपक में। अब देखो परंपरित रूपक में थोड़ा इससे हटके है, परंपरित में दो रूपक होते हैं, एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ रहता है, यानी यहाँ जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो अथवा एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो, वहां परंपरित रूपक होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे विद्यार्थियों कि दो आंसू तारक चकनब में अकस्मात ही टूट पड़े। दो आंसू तारक चखनब में, यानी कि जो आंसू रूपी जो तारे हैं वो चखनब, मतलब जो आपके चक्षु रूपी जो नभ है, चक्षु रूपी जो आकाश में, उसमें क्या है, अकस्मात ही टूट पड़े। ऐसा लग रहा है कि आंसू रूपी तारे जो है नेत्रों रूपी आसमान से अकस्मात ही टूट पड़े। यहाँ दो परंपराबद्ध रूपक है, एक आंसू और दूसरा तारक। दूसरा इसमें आंसू और तारक हो गया, दूसरे में क्या हो गया, दूसरे में चक और नभ। तो ये आंसू और तारक है, ये चक और नभ से क्या है, परस्पर जुड़े हुए हैं, परंपराबद्ध से ये जुड़े हुए हैं, आंसू रूपी तारे और चक्षु रूपी नभ। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि दो आंसू तारक चक नभ में अकस्मात ही टूट पड़े। यहाँ दो परंपराबद्ध रूपक है, एक आंसू और तारक और दूसरा है आपके चक और नभ। तो आंसू और तारक है वो चक और नभ से आपस में जुड़े हुए हैं, एक कारण है अथवा दूसरे रूपक के द्वारा उसकी पुष्टि
हो रही है। यहाँ पे आंसू रूपी तारे और चक्षु रूपी नभ है। दूसरा उदाहरण देखिए विद्यार्थियों की प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। यहाँ पे देखो प्रेम रूपी अतिथि आया है और हृदय रूपी कपाट खोलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो रूपी रूपी आया है, प्रेम रूपी अतिथि, हृदय रूपी कपाट, तो यहाँ पे विद्यार्थियों रूपक अलंकार झलक रहा है, प्रेम रूपी अतिथि और हृदय रूपी कपाट। तो विद्यार्थियों इसको आपको अगर इसको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको पुनः मैं बढ़ा देती हूँ कि परम्परित रूपक को हम एक बार पुनः जान लेते हैं ताकि आपके बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो परम्परित रूपक में दो रूपक होते हैं, एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है, यानी जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो अथवा एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो, वहाँ परम्परित रूपक होता है। अब उदाहरण के माध्यम से, दो आंसू तारक चकनभ में अकस्मात ही टूट पड़े। यहाँ देखो आंसू तारक और चकनभ ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों का जो है कारण और जो पुष्टि होती है वो दोनों का साथ में होने से ही होती है, नहीं तो आंसू तारक कहाँ है हमें पता नहीं चलेगा। तो आंसू रूपी तारक जो है वो चक्षु रूपी नभ में चक्षु रूपी नभ से टूट पड़े। और इधर प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। प्रेम रूपी अतिथि बताया गया है, हृदय रूपी कपाट बताया गया है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो हमारा अगला जो अलंकार होगा उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।